नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला में आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले की। इस मामले में जांच की आंच में फंसा है गांधी परिवार। इस मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए राहुल गांधी को आज और सोनिया गांधी को 23 जून को बुलाया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मामले को समझिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। नेशनल हेराल्ड मामला, ये शब्द आपको टीवी न्यूज चैनल्स की डिबेट शो, हेडलाइंस और ब्रेकिंग्स में लगातार सुनने को मिल रहा होगा। मामला ही कुछ ऐसा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में फंसे हैं और भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दोनों को बुलाया है। राहुल गांधी को आज बुलाया गया, वहीं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब 23 जून को पेश होना होगा। सोनिया गांधी अभी कोरोना संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको जानना होगा कि यह मामला आखिर है क्या। नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार 1938 में शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड अखबार के पहले संपादक थे। साल 1942 में अखबार को बंद करना पड़ा था। साल 2008 में इसका मालिकाना हक एसोसिएट जर्नल्स को दे दिया गया। इस कंपनी ने कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्जा लिया। बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। लोन माफ करने के लिए यंग इंडिया नाम से नई कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया मुफ्त में कंपनी की मालिक बन गई। यंग इंडिया के 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति 50 लाख में हासिल की, जबकि उसकी असल कीमत 2000 करोड़ रुपए के आसपास थी। साल 2012 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की जांच करने के आदेश ईडी को दिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 90 करोड़ के अधिकार हासिल करने के लिए 50 लाख का भुगतान किया। तो पूरा मुद्दा कुछ इस तरह है। इस केस में आज राहुल गांधी से पूछताछ हुई, तो वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। सुबह से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जगह जगह राहुल के पोस्टर लगा दिए थे, जिस पर लिखा था, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रदर्शन किया। हरियाणा में भी इसका खासा असर देखने को मिला। कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने सुबह चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता शामिल रहे। राहुल गांधी की ईडी में पेशी के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, मोदी जब डरते हैं तो ईडी को आगे कर देते हैं और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के कई नेताओं को ईडी के जरिए परेशान किया जा चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार को शांतिपूर्ण मार्च निकालने में क्या दिक्कत है। केंद्र सरकार अपनी इन हरकतों से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। अंत में सत्य की ही जीत होती है। राहुल गांधी की जीत तय है। तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, राहुल गांधी तमाम निराधार आरोपों से बरी होंगे। आखिर में सत्य की जीत होगी। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नेशनल हेराल्ड अखबार जिसके सहारे आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं और डराना चाहते हैं, यह उसी स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित एक पहचान और आवाज भी है। जब आज के हुक्मरान अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे,
तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है ये नेशनल हेराल्ड अखबार। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता न डरेंगे और न ही झुकेंगे। वे हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर देंगे। जब जब भाजपाई डरते हैं तो वो पुलिस के पीछे छिपते हैं। एक लाइन में ये बात है, जब जब भाजपा डरती है तो वो पुलिस के पीछे छिपती है। अंग्रेज भी पुलिस के पीछे छिपता था जब वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को कुचलते थे, और अब मोदी सरकार भी पुलिस के पीछे छिपी हुई है। कभी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी के पीछे छुप जाते हैं तो कभी पुलिस के पीछे। हम कह रहे हैं हम देंगे ना गिरफ्तारी, पकड़िए हमें। आपने हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े हैं, आप में हिम्मत है तो आजीवन कारावास दे दीजिए उन्हें। हम माफीनामा नहीं लिख के देंगे जैसे आपके पूर्वजों ने लिख कर दिया था। हम अंग्रेजों से भी लड़े, आपसे भी लड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी झुकने वाले नहीं है, उनकी आवाज दबने वाली नहीं है। देश की जनता के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी इस मामले में सरकार को घेरा। देश को, देशवासियों को, विपक्ष को और कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं से नोटिस दिलाकर डराने की कोशिश की जा रही है। ईडी से नोटिस दिलाकर डराने की कोशिश की जा रही है। सोनिया जी को, राहुल जी को नोटिस देकर डराने की कोशिश हो रही है। वो इंदिरा जी की बहू हैं और राहुल जी इंदिरा जी के पोते हैं। डरेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी वालों। हमें संविधान पर भरोसा है और आप लोग संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से 2014 के बाद सारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी घनघोर निंदा होनी चाहिए और जनता को इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभा रही है। अब सवाल ये है कि क्या गिरफ्तार हो सकते हैं राहुल गांधी? नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में पूछताछ के दौरान अगर ईडी को लगता है कि राहुल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वह उन्हें हिरासत में भी ले सकती है। इसके बाद राहुल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ये तय होगा कि उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजना है या न्यायिक हिरासत में। बहरहाल मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब देखना होगा ईडी को इस मामले में क्या सबूत मिल पाते हैं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस मामले में गांधी परिवार पाक साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो आज हम मसला में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राकेश गर्ग जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। विदु रावल जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता है। प्रदीप नारायण राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट शो में। सबसे पहले राकेश गर्ग जी, मैं आपका रुख करूंगी। सुबह से नेशनल हेराल्ड मामले पर देखा जा रहा है कि प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी का ये सवाल है, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आखिर डर किस बात का है, और जो सच है वो तो सामने आएगा ही। आखिर दिक्कत कहां पर है, क्यों इस तरीके से हंगामा किया जा रहा है, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरा जा रहा है? आखिर कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है इन तमाम चीजों से? क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि सच जो है वो सभी के सामने आए? राकेश जी। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको आ रही है? मेरे को आपकी आवाज आ रही है। मैं एक बार आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर मुझे सिर्फ मेरी तस्वीर नजर आ रही है। जी, मोनिका गुप्ता। मोनिका जी, आज जो कुछ भी हुआ ये केस न्यायालय में विचाराधीन है और मुझे लगता है जब कोई भी मामला न्यायालय के अंदर विचाराधीन हो तो न्यायालय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ने देना चाहिए। कांग्रेस का ये हमेशा मत रहा है और ये हमारा हमेशा से दृष्टिकोण भी रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि भाजपा पिछले 8 साल के अंदर जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, जिस प्रकार का भाजपा ने एक रवैया अपनाया हुआ है,
कि कोई भी विपक्षी पार्टी है, चाहे वो उनके खिलाफ कभी वो ईडी का मामला बनता है या इनकम टैक्स को लेकर। मैं थोड़ा बात को, मैं जो आज ये नेशनल हेराल्ड की बात है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं नेशनल हेराल्ड का भी पूरा आपको वाकया तथ्यों के साथ प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मैं एक बात उससे पहले, ये जो भाजपा का आज चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख रहा है, उसको आपके सामने रख देना चाहता हूं। आप ये देखिए कि जब लोकसभा का चुनाव होते हैं तो जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको ईसी के नोटिस जाने शुरू हो जाते हैं, उनको चक्कर कटवाने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, इस सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बिहार के अंदर चुनाव आएंगे तो तेजस्वी यादव, उनके सहयोगियों के ऊपर ईडी की और इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू होगी। बिहार चुनाव खत्म हो जाएंगे तो इस सारे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ऐसी ही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अपनाई जाती है, ऐसी ही प्रक्रिया पश्चिमी बंगाल में अपनाई जाती है। तो भाजपा ने ये पूरी तरह से निर्णय ले लिया है कि इस देश की संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर कब्जा करके, और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो लोकतंत्र के अंदर अपनी बात को रखना चाहती है, जनता की बात को रखना चाहती है, उनकी आवाज को किस प्रकार से दबाया जा सके। आज जो ये वानगी है, जो बातें न्यायालय में होनी चाहिए, न्यायालयिक प्रक्रिया से होना चाहिए, आज जब ये स्पष्ट हो गया कि और 1 महीने के अंदर राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोड पर उतरने वाले हैं, तो भाजपा अपने उन्हीं ओछे अपगंडों के ऊपर उतारू हो गई। और ये सारा उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, तो राकेश जी, डर किस बात का है? जो सच है वो तो सभी के सामने आएगा ना। आखिरी लाइन में बोल रहा हूं, मैं फिर आपका सवाल ले लूंगा। आखिरी लाइन है, आज ये विरोध और प्रदर्शन है, ये जो संवैधानिक संस्थाओं की आड़ में लोकतंत्र कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये उसके विरोध में प्रदर्शन है। और ये भाजपा सुने, सत्ता जब जब जुल्म करेगी, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। और आज पूरा देश इसी इंकलाब के नारों से गूंजा है। राकेश जी पूछे मोनिका जी। ठीक है, ठीक है, क्या आप नहीं चाहते कि सच लोगों के सामने आए? सच लोगों के सामने आना चाहिए, लेकिन सच सामने लाने के लिए जो न्यायालय के अंदर प्रक्रिया चल रही है, क्या भाजपा को यह भरोसा नहीं है कि न्यायालय के अंदर जो मामला विचाराधीन है और जब वहां से फैसले आएंगे, मैं आपको तथ्यों के साथ नेशनल हेराल्ड की सारी बातें आज बताऊंगा, लेकिन भाजपा को इस बात का इतना संयम, इतना धैर्य अवश्य रखना चाहिए कि कोर्ट के थ्रू जो आदेश आएंगे, फैसला आएगा। राहुल गांधी, कांग्रेस पाक साफ है तो तमाम चीजें, तमाम पूछताछ होने दीजिए ना, जनता के सामने तमाम चीजें आ जाएंगी। शक्ति प्रदर्शन दिखा के कांग्रेस क्या करना चाहती है, क्या और मैसेज देना चाह रही है जनता को? मोनिका जी, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई है। आपको मैं इस चीज के एक लाइन के माध्यम से बता देता हूँ। सन 1938 के अंदर जब एजेएल के माध्यम से नेशनल हेराल्ड प्रकाशित होता था, तब अंग्रेजों की सरकार ने भी, क्योंकि ये देश जो हमारे देशभक्त लोग थे, हमारे क्रांतिकारी साथी थे, उनकी आवाज उठाने का ये अखबार कार्य करता था। तो अंग्रेजों की सरकार ने भी इस अखबार को बंद करने का प्रयास किया था, और वही प्रयास भाजपा की सरकार ने भी किया। तो जो लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त लड़ी गई थी, वही लड़ाई आज सरकार के खिलाफ लड़ी जा रही है। कुछ नहीं बदला इस सरकार के अंदर, वही पहले संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जाता था, आज उनका दुरुपयोग करके विपक्ष के जो हमारे लोकतांत्रिक हथियार है या जो आम जनता की आवाज है, उसको कुचलने का प्रयास हुआ है। ठीक है, विरोध के अंदर आज सड़कों के अंदर उतरकर कांग्रेस पार्टी ने ये सरकार का विरोध किया है। ठीक है, विदु रावल जी, सरकार का मुखौटा है ईडी। जब जब बीजेपी डरती है, जब जब सरकार जो है वो डरती है, कांग्रेस को आगे करती है, ये कहना है कांग्रेस का। रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना होगा। वही कांग्रेस पार्टी जो अपने विधायकों को डर के मारे हरियाणा से 1400 किलोमीटर दूर रायपुर में लेकर चली गई, वही कांग्रेस पार्टी जो डर के हरियाणा के अंदर जो फिलहाल निकाय चुनाव चल रहे हैं उनसे भाग गई, रणछोड़ बन गई, वो अब किसी को डरने की बात कह रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा था वो जो कह रहे थे। मुझे पता नहीं वो किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मैं उनकी बात सुनकर काफी हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मत रहा है कि सरकारी संस्थाओं को और न्यायालयों को उनका काम करने दिया जाए। आज तो ऐसा नहीं दिखा। आज कानूनन नोटिस जो आया था राहुल गांधी जी को, और 2 जून को आया था, उस समय वो विदेश में थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं विदेश में हूं। ईडी ने उनको एक 13 जून का नोटिस दे दिया। इसमें भाजपा कहां से आ गई मुझे नहीं पता। 13 जून को सरकारी संस्था ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको बुलाया, अपनी पूछताछ करना चाहते थे। अगर मैं राहुल गांधी जी की जगह हूं और जिस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं छुपाना, तो मैं कहूंगा 13 जून को नहीं,
आज बुलाओ मुझे और जितना पूछना है उसको पूछो और सार्वजनिक करो। क्या बताया? अभी क्या हुआ, ये नेशनल हेराल्ड केस जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता देने वाले हैं, उन्होंने कहा है ऐसा, चलो उनकी जानकारी भी लेंगे। उसी केस में माँ और बेटा दोनों जो है जमानत पर हैं बाहर, और इन्होंने एक नहीं दो नहीं 3-3 याचिकाएं लगा चुके हैं कि हम पर यह केस बंद किया जाए। उन याचिकाओं को खारिज हो चुकी हैं। फिर इनका एक और आरोप था, क्योंकि मैं आज आरोपों की बात कर लेता हूं, झूठ के कोई प्याव नहीं होते। इन्होंने कहा कि लोकसभा के जब चुनाव आते हैं तब नोटिस आ जाता है, जब यूपी के बिहार के चुनाव आते हैं तब नोटिस आ जाता है। तभी तो मैं हैरान हो गया, आज कौन सी जगह के चुनाव हैं जो नोटिस आ गया आपके पास और आज नहीं आया? ये तो 2 जून से पहले आया था कि आपको 2 जून को प्रस्तुत होना है। आपने कहा कि हम विदेश में हैं, राहुल बाबा ने कहा कि मैं विदेश में हूं, ठीक है, विदेश की यात्रा कराइए, 13 जून को आ जाइए। इसी प्रकार से राहुल जी की माता जी को नोटिस आया था 8 जून का, लेकिन अब कई बार बीमारियां भी हो जाती है, नोटिस आते हैं तो बीमार भी हो जाता है, आदमी घबरा जाता है। तो हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन वो इस समय जो है बीमार हो गई तो कोई बात नहीं, ईडी ने कहा 8 के बजाय 23 को आ जाओ। तो इतना छटपटाना, इतना इस चीज में ड्रामेटिज्म लेकर आना, क्या अरे कुछ छुपाने को नहीं है तो सामने आओ। और फिर आज दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई प्रोटेस्ट किया गया होगा और वो प्रोटेस्ट होगा करप्शन प्रो करप्शन प्रोटेस्ट, यानी भारत गड़बड़ झाला क्या सिर्फ कांग्रेस में है? ईडी दफ्तर जब राहुल गांधी जा रहे थे तब उन्होंने भी अफसर से पूछा कि यहाँ पर सिर्फ पूछताछ के लिए कांग्रेस के नेता ही आते हैं या अन्य दलों के नेता भी आते हैं? सीधा उनका निशाना बीजेपी पर था। अब से जितने चोर जो हैं पूछताछ के लिए जाएं, वो पहले जाकर कोतवाल से पूछें कि भैया हमारे से तो पूछताछ कर रहे हो, मेरे पड़ोसी सुरेश से, महेश से, लोकेश से पूछताछ की कि नहीं की? यानी कि अब चोर तय करेंगे कि पूछताछ क्या होगी। अब दूसरी बात पूछ लीजिए, ये तो इतना चिखम चिल्ली कर रहे हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार चुने हुए मुख्यमंत्री, गुजरात के चुने हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे 2010 में, उनको लगातार 2 दिन बुलाया था उन्होंने, बिना फंस के, बिना इस प्रकार के ड्रामे के, जबकि 8 साल हो चुके थे गुजरात रॉयल्स को, उसके बाद भी उनको प्रोब के लिए बुलाया गया। उन्होंने कोई इस प्रकार के नौटंकी नहीं की जो इन्होंने किया, कि छुपाने के लिए नहीं था, उल्टा उन्होंने वेलकम किया। और 2 दिन तक, एक दिन 12 घंटे, मोनिका जी तथ्य की बात है, एक दिन 12 घंटे और उससे अगले दिन 9 घंटे, 21 घंटे चुने हुए मुख्यमंत्री को ग्रिल किया। और ईडी वालों ने कहा कि आप ब्रेक ले लीजिए, माफी चाहूंगा, जो प्रोब एजेंसी थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने मोदी जी से कहा कि आप ब्रेक ले लीजिए। उन्होंने कहा क्यों भाई, आपके प्रश्न पूरे हो गए क्या, पूछो अगला प्रश्न। ग्रिलिंग करने का एक बड़ा जो तात्पर्य होता है, लंबे समय तक ग्रिल करना ताकि सच निकालें। मोदी ने कहा आप थक गए हैं क्या? मैं नहीं थका जवाब देने से, क्योंकि जहां पर सांच को आंच नहीं है, यहां पर यह सारी नौटंकी, यह सत्याग्रह, आज गांधी जी की आत्मा जो है कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची है, क्योंकि सत्याग्रह किस पर हो रहा है? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए। अरे साहब, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आकर खुले तौर पर बताओ, इतना ड्रामेटिज्म करने की क्या जरूरत है? चोरी से क्यों चोरी की है तो अब सीनाजोरी किस बात की? पहले चोरी फिर सीनाजोरी, आकर सामने जाओ। आदमी कितना, क्या एंटाइटलमेंट है आपका? गांधी परिवार के किसी सदस्य को बुला लिया, ईडी ने बुला लिया, गांधी परिवार के। अरे तुम इंसानों से ऊपर हो क्या? तुम्हें यह लगता है कि हिंदुस्तान के तुम बेताज बादशाह हो, पैदा हुए हिंदुस्तान के सम्राट बनने के लिए, जो तुम्हें ईडी कोई बुला लेगी तो तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हें क्यों बुला लिया? ठीक है, एक करके सबसे कमेंट लेने हैं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये भारतीयों का देश है। यहाँ पर कोई राजवंशी आकर अपने आप को खुदा नहीं बोलेगा। आप ये कह रहे हैं किसी को देखकर नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। एंड एवरीवन शुड वेलकम एनी इन्वेस्टिगेशन, एवरीवन शुड वेलकम इट। ठीक है। ओंकार जी, इनेलो का क्या स्टैंड है इस पर, क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? ओंकार जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वॉल्यूम ठीक कराएं। मोनिका जी, आवाज नहीं आ रही है। जी, ठीक है, आपका वॉल्यूम ठीक करा रहे हैं। प्रदीप नारायण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप जी, आपने दोनों को सुना? आवाज नहीं आ रही मोनिका जी। जी, ठीक है, आपका वॉल्यूम ठीक करा रहे हैं हम। प्रदीप जी, आपने दोनों पार्टियों को सुना, कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। क्या आपको नजर आ रहा है तमाम चीजों को देखते हुए? आपने दोनों की बातें सुनी,
ईडी की पूछताछ हो रही है, कांग्रेस उस पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है, तो ये बीजेपी का कहना है कि आखिर हंगामा करने की जरूरत क्या है? अगर आप सच्चे हैं तो सच जो है वो जनता के सामने आ जाएगा। ये हंगामा करके क्या जताना चाहती है कांग्रेस? देखिए, ऐसी बात है कि जो ईडी का जो मसला है 2014 में ईडी एक्शन में आई थी जी, और उसके बाद जो 2022 आ चुकी है, और ये जब ईडी का जो आज की तारीख में जो जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है पूरे देश में, और बड़ी दुख की बात है कि हमारा देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, इस समय जाति और धर्म के नाम से हम लोग पूरी तरह से बिखरे हुए हैं और विश्व के छोटे छोटे देश हमें आंखें दिखाने लग गए हैं। ऐसे मुद्दे के बीच में नेशनल एक हेराल्ड का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना पूरे देश का उसको राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया जा रहा है, और बहुत से विषय पे भी मतलब लगातार चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि पार्टी है, अब कांग्रेस ने अपने समय में किया जब उसने जो करना था, बीजेपी अपने समय में कर रही है। अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो समय के हिसाब से तय होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो देश इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, आम भारतीय से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर भी लगातार चर्चा होनी चाहिए और खासतौर से मीडिया की जिम्मेदारी भी उन चीजों में आगे आती है। और जहां तक नेशनल हेराल्ड के मुद्दे की बात है, जिस तरह से आज कांग्रेस ने पूरे देश में राहुल जी को जब बुलाया गया और पूरी कांग्रेस से एकजुट होकर इन्होंने जो प्रदर्शन किया, तो कम से कम कांग्रेस को एक फायदा तो जरूर हो गया कि उसने जो गांधी जी का परिवार जो तमाम हाईकमान नहीं कर पाई, उसने ईडी के एक नोटिस ने कांग्रेस को एकजुट कर दिया। जिस तरह से कांग्रेस चारों तरफ से बिखरी हुई थी, तो आज जिस तरह से एकजुटता दिखाई है कांग्रेस में, एक तो उसको ये फायदा तो हो गया। लेकिन दूसरी बात है कि जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को पर सीधा ईडी के माध्यम से जो भी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया है, तो उसका संकेत साफ है कि वो भ्रष्टाचार को लेकर तमाम कांग्रेसी जितने भी नेता है, अगर हम बात करें कि आज जिस तरह से दल बदल हो रही है, हम हरियाणा की बात करें, कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से यू टर्न लिया है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं आपने कहा था कि अपने समय में जांच जो है वो होती आई है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो मुख्यमंत्री थे उनसे भी पूछताछ हुई थी, बीजेपी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी वो भी एसआईटी के सामने पेश हुए थे, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो जी। तो इसमें ईडी को किसी पार्टी का बता देना ये कितना सही है? नहीं, देखिए, मैं आपसे कह रहा कि जब कांग्रेस का समय था तो उसने भी अपना वही काम किया, उसका उसने चला। बीजेपी का समय बीजेपी कर रही है, इसमें कांग्रेस को विचलित नहीं होना चाहिए। जहां तक ईडी की जो कार्रवाई का सवाल है, तो वो एक प्रोसेस है, सिस्टम है, उसके हिसाब से काम कर रही है। मैं तो जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ कि एक प्रकार से देखा जाए तो जो बीजेपी का जहां तक बात है, बीजेपी के लिए हमें ये इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये कार्रवाई बहुत अचानक की गई। 2014 से ये प्रोसेस चल रहा था और आगे भी ये कार्रवाई आगे अलग अलग विषयों पर चलती रहेगी। तो जहां तक इनकी राजनीति का सवाल है, तो जहां कांग्रेस ने आज जिस तरह से प्रदर्शन किया पूरे देश के अंदर, तो स्वाभाविक है कि अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ कि देश का ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, जिस मुद्दे पर हम पूरी तरह से पूरे देश कांग्रेस एकजुट नजर आई, ये तमाम मुद्दे थे। बीजेपी को करोड़ों का गड़बड़ झाला हुआ है सर, क्या इस पर बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है? आपके पास आऊंगी प्रदीप जी, ओंकार जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ओंकार जी, इनेलो का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड है, क्या प्रतिक्रिया है? मोनिका जी, देखो, ईडी का अधिकार है, हाँ। वो अगर बुलाता है किसी कार्रवाई के लिए, कोई बयानबाजी के लिए, किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ईडी बुला सकता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के स्वस्थ होने के लिए कुछ संस्थाओं को हमारे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल स्वतंत्र किया था। सीबीआई, ईडी, आईटी, ईसी, ये सारी इसी प्रकार की संस्थाएं हैं। लेकिन समय की सरकारें इनका दुरुपयोग करती आएंगी। कांग्रेस ने भी अपने समय में इनका दुरुपयोग किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आज बीजेपी भी इनका दुरुपयोग कर रही है, ये कहने में मेरे को कोई अतिशक्ति नहीं है। बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से भी 2 कदम आगे है। हाँ, अगर कांग्रेस में कोई ऐसी बात नहीं है, नेशनल है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट, कोई धोखा नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को या सोनिया गांधी जी को बुलाया गया तो जाके अपने बयान दें, उसमें स्पष्ट बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बीजेपी जो इस वक्त कर रही है बिल्कुल सही, ये लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है बीजेपी। आज देश की और भी समस्या है, मेरे भाई प्रदीप जी बता रहे थे, मुख्य समस्या की है, इसके अलावा महंगाई की बहुत बड़ी समस्या है, आज उद्योगों के पुष्टिकरण की समस्या है,
लेकिन ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद विदु जी आ रही जवाब दीजिएगा, में लगे हुए हैं। मैं इस चीज की निंदा जरूर करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने अपने समय में ऐसा काम किए, आज कांग्रेस को भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, जांच करना कोई बुरी बात नहीं है, जांच किसी की भी हो सकती है, उस जांच में पाक साफ निकलना एक अच्छी बात है। अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी इस जांच में पाक साफ निकलते हैं तो स्पष्ट है कि देश तो की सवाल है, अगर आप पाक साफ है हैं तो आखिर क्यों इतना छटपटा रहे हैं, आखिर क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? पाक साफ है तो जनता के सामने तमाम चीजें आ जाएंगी पूछताछ में। मैं वही बता रहा हूँ मोनिका जी, मैं वही बता रहा हूँ, अगर पाक साफ निकलते हैं तो बीजेपी का झूठ भी सामने आ जाएगा। जो बीजेपी विरोधी पक्षों को बार बार दबाने की कोशिश करती है, तो मैं तो अपने कांग्रेस भाइयों से यही भी कहूंगा कि आप इसकी इत्मीनान से इस जांच का सामना कीजिए, इसमें बिल्कुल साफ निकल के आइए, ताकि बीजेपी को, जनता को सामने रखा जा सके कि ये कैसी पार्टी है। और बहुत अफसोस की बात है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कुछ संस्थाओं को संवैधानिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रखा था, वो आज नहीं है। बहुत उत्सुक है विदु रावल जी। जी, पहली बात तो समझ नहीं आया कि इसमें बीजेपी ने क्या किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऑफिस से लेटर आया, उन्होंने नोटिस भेजा, आप उनका सम्मान नहीं करते या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आया। इसमें बीजेपी ने क्या किया? क्या जी बीजेपी को नहीं करना चाहिए? बीजेपी ने किया क्या वो तो बताएं। बीजेपी तो यहाँ पर केवल एक कमेंटेटर के तौर पर बैठी है, जो चीजें हो रही हैं उसका बता रही है। कार्रवाई तो ईडी द्वारा की जा रही है, और ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो 2012 के केस की कर रही है। 2012 में जब कांग्रेस की सत्ता थी तब ये केस रजिस्टर किया था सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। तो मुझे समझ नहीं आया, ये या तो अध्ययन नहीं करके आते लोग, या हर बात में एक रटा रटाया टेम्पलेट, हिंदू मुस्लिम। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने तो अपने वक्तव्य में एक बार भी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं बोला, लेकिन सबके मुंह पर हिंदू मुस्लिम, ये जो खीर हिंदू मुस्लिम की लगा लगाकर पहले देश का विभाजन किया, उसके बाद इतने लंबे समय तक तुष्टीकरण करते आए, ये नकाब जब चेक करो, सबने ओपनिंग स्टेटमेंट में हिंदू मुस्लिम, बात नेशनल हेराल्ड की हो रही है, बात तिहाड़ जेल की हो रही है, बात तिहाड़ जेल में। अरे कांग्रेस के अगर दोनों माँ बेटा जाएंगे तो वहां उनको अच्छी कंपनी मिलेगी। हरियाणा से बड़े नेता गए हुए हैं तिहाड़ जेल में। अच्छा, कांग्रेस का ये भी सवाल है, अच्छा विपक्ष का ये भी सवाल है, 8 साल बाद कैसे ईडी को अचानक इस पूरे मामले की याद आ गई? नहीं, देखिए, ईडी के पास ये पहले भी मामला आया, और मामला पहले से है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, लेकिन जब भी ईडी कार्रवाई करे उसके लिए मुहूर्त थोड़ी निकलवाएगी। अब इन्होंने कहा जी लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव तो अभी 2 साल बाद हैं, इन्होंने कहा बिहार मुहूर्त तो आप निकालोगे। अरे सिंह साहब चुप हो जाए, तो विदु रावल जी आप ओंकार जी सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगी, फिर मैं डिबेट करना सीखिए, अच्छा लगता है, अपने समय में बोलो। बोलिए विदु जी। तो मैं ये कह रहा था कि लोकसभा के चुनाव तो 2 साल बाद हैं, अभी क्यों? अभी ये तो मेरे ख्याल से ईडी ने इनका मुंह बंद किया इस समय कार्रवाई करके। अगर कहीं आपकी बजाय 1 साल बाद करते तो ये फिर कहते फला जगह का चुनाव है, अब तो किसी जगह का चुनाव नहीं है। अब बात आए, और दूसरी बात, कभी भी क्रिमिनल थोड़ी तय करेगा कि क्या होगा। मैं हैरान था, विश्लेषक साहब किस प्रकार से बार बार कह रहे थे कि यह इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। अरे साहब, एक्सचेकर का 5000 करोड़ रुपए का मामला है, आप कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट मामला नहीं है। आप ही इंपॉर्टेंट मामले जानते हैं। इस प्रकार की आर्मचेयर विश्लेषण के कारण ही तो आज जो है एक लॉबी जो पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम जो है आज हाशिए पर खड़ा हो गया। अरे सच्चाई को सच्चाई के तौर पर बताओ। गलत लोग जो यहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह यानी झूठ के लिए सत्याग्रह, यानी भ्रष्टाचार के लिए सत्याग्रह, इस पर कमेंट करने के बजाय आप मुहूर्त निकालते फिर रहे हो। ईडी ने आज क्यों किया, मंगलवार को क्यों नहीं किया, शुक्रवार को क्यों नहीं किया? आपसे पूछकर क्यों करेगी ईडी? ईडी का अपना एक टाइमिंग है, 12 का मामला है। और आपका जो मोनिका जी सवाल था कि अभी 8 साल में क्यों, 8 साल में जब से 2016 में मां और बेटा जब जमानत पर आए बाहर, उसके बाद से 3 याचिकाएं लगा चुके हैं साहब। वो कह रहे हैं कि हम पर से केस बंद करो। तीनों याचिकाओं को फाड़ कर फेंक दिया माननीय न्यायालय ने। इसलिए जब अब कोई भी याचिका नहीं है, ईडी तब कर रही है। ईडी के ऊपर क्यों इस प्रकार से कोई ले, और ईडी का प्रवक्ता और बेहतर तरीके से बताएगा कि किस प्रकार से है। लेकिन मामला तो यह है कि आज लेजिटिमाइज किया जा रहा है करप्शन को।
आज भारत जो सत्याग्रह के लिए मशहूर था, महात्मा गांधी जी जिन्होंने सत्याग्रह की राह दिखाई है, अहिंसा की राह दिखाई है, आज सत्याग्रह किस मामलों पर हो रहा है, किन मामलों पर हो रहा है मोनिका जी? इस पर विचार हो रहा है। एक भ्रष्ट आदमी जाकर जिससे सवाल पूछा जाना है, जो जमानत पर बाहर है, और जमानत पर क्या कहकर बाहर है कि हम सारी एजेंसीज को कोऑपरेट करेंगे। आज के आचरण से तो कतई नहीं लगता कोऑपरेट है। मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय को दोनों माँ बेटा की जमानत पर भी विचार करना चाहिए। भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है क्या? राकेश जी, आपने सुना विदुर रावल जी? मोनिका जी, आपके सवाल पे आने से पहले मैं जो हमारे ईरानी ने भी ये सवाल किया कि भ्रष्टाचार के समर्थन में है क्या कांग्रेस जो सड़कों पर उतर रही है? आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार देश के अंदर है और भ्रष्टाचार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिन रात 24 घंटे 24x7 ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, सिर्फ आरोप लगाने के अलावा पिछले 8 साल के अंदर कितने ये भ्रष्टाचार के आरोप साबित कर पाए, कितने भ्रष्टाचारियों को अंदर कर पाए, कितने भ्रष्टाचार को ये जो साबित करने के पश्चात उनको चुनाव के अयोग्य घोषित कर पाए। ये सिर्फ भाषण देने के लिए है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए बातें करते हैं। और मोनिका जी, जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे, बड़े अच्छे उनके विचार लगे, डिबेट कम और भाषण ज्यादा मुझे लगा। और बड़ा अच्छा लगा कि गोडसे को पूजने वाले लोगों के मुंह से आज बार बार गांधी जी गांधी सुनकर थोड़ा हो जाना चाहिए। मंदिर बनाया हुआ है, एकमात्र मंदिर जो देश में है वो बाबूलाल चौरसिया जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने बनाया हुआ है। थोड़ा जानकारी करो। कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने उनको कांग्रेस आपके पास आऊंगी मैं। मोनिका जी बात आप समय दीजिए तो बराबर का दीजिए। हाँ बोलिए राकेश जी, आपसे बोल रही हूँ मैं, बोलिए। मैं विद्युत जी बोल रही थी, बोलिए। आप भी जाकर मार्च देख सकते हो गोडसे के पास। विद्युत जी एक सेकंड आऊंगी आपके पास भी। बताना भूल जाते हैं, जब उनको तड़ीपार किया गया था किस प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप इनकी पार्टी ने लगाए थे। ये शाहजी के बेटे के बारे में बताना भूल जाते हैं कि नोटबंदी के अंदर पूरा देश भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा था और 50,000 की संपत्ति कैसे करोड़ों के अंदर तब्दील हो जाती है। ये जब कंप्लेंट कीजिए ना फिर राकेश जी, कंप्लेंट कीजिए ना फिर। अगर कोई मामला है तो कंप्लेंट कीजिए ना फिर। सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेंट की तो इस मामले में कांग्रेस जो है आज पूछताछ हो रही है कांग्रेस से, तो आप भी कंप्लेंट कीजिए ना। इस तरह का कोई मामला सामने अगर आपकी निगाह में है तो पूछताछ होनी चाहिए। अगर ईडी पूछताछ उनका संवैधानिक अधिकार है, क्या लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन करना किसी पार्टी का संवैधानिक अधिकार नहीं है? लेकिन क्यों हो रहा है प्रदर्शन? देखिए ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मोनिका जी, आप बात को जो सच है क्या वो जनता के सामने नहीं आना चाहिए? मेरी प्रार्थना है, 2 स्टेट के मुख्यमंत्री, हमारे एमपीज, हमारे एमएलए, क्या इनको आतंकवादी नजर आते हैं? शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भाजपा को उनको कुचलने की, बंदी बनाने की जरूरत क्या थी? अरे भाई, शांति से राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक ईडी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप भी धैर्य रखे, उनको सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे शांति से सवालों के जवाब दीजिए ना। इस तरह की भीड़ को लाना सड़क पर आखिरी क्या है? आखिरी बात मोनिका जी जल्दी से लीजिए। अभी ना किसी ने हिंदू मुस्लिम की बात की, और भाजपा के प्रवक्ता जी जो रट के आते हैं कि भाई जो भी बात करनी है नहीं है क्या? सबसे पहले बोला और इंडियन नेशनल लोग विदु जी थोड़ा संयम रखिए, आऊंगी आपके पास भी। हमारे बारी बारी बोलने दीजिए सबको। ये फिर भी अपनी उसी बात पर आ गए। ठीक है राकेश जी, ठीक है, बारी बारी से बोलना चाहिए। ठीक है विदु जी, संयम रखिए, आपके पास आऊंगी। और आखिरी जवाब और ले लीजिए मोनिका जी, जल्दी से सभी से सवाल है। एजेएल और नेशनल हेराल्ड की बातें कर लेना। 2011 के अंदर यंग इंडिया लिमिटेड ने जब इसका अधिग्रहण किया, यंग इंडिया लिमिटेड आज भी कागजों के अंदर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। 90 करोड़ रुपए का कर्जा था एजेएल के ऊपर, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ओन किया। आज भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं अरे भाई 90 करोड़ रुपया था तो इतनी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बेच कर चुका देते। क्योंकि इनके ब्लड के अंदर यह बात आ चुकी है कि जो हमारे बनाए हुए संस्थान है उनको तुरंत प्रभाव से बेच दो। अभी जैसे हाल के अंदर LIC का हाल कर दिया, तो बेचना इनके खून में समा चुका है। कांग्रेस की परंपरा बनाने की रही थी, कांग्रेस पार्टी ने उस 90 करोड़ के विदुर रावल हंस रहे हैं, इस पर जवाब आपसे
विदु रावल जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन आखिरी लाइन, सिर्फ आखिरी लाइन, जल्दी, बहुत समय हो गया आपको। सर आखिरी लाइन ये है, इस सारे मामले के अंदर मैं दावे के साथ आपको एश्योर कर रहा हूं, ये जितने भी शेयर होल्डर है उनके जो संविधान है, चाहे वो एचएल का है या यंग इंडिया लिमिटेड का संविधान है, 1 रुपए की भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, शेयरों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कैश ट्रांजैक्शन होगी, ईडी उसको पकड़ लेगी। सारे कागज डॉक्यूमेंट्स के साथ न्यायालय में विचाराधीन है। और ये कोई नीरव मोदी और आपके भगाए तो फिर तो डरने की बात है ही नहीं ना, फिर तो जाना चाहिए, पूछताछ जो हो रही है जवाब दें। ठीक है, अदालत के ठीक है प्रदीप जी, इनको न्यायालय से व्यक्तिगत पेशी की भी छूट मिली हुई है। ठीक है, जो आप आज बात करें, व्यक्तिगत पेशी की छूट मिली है। आपके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचारी विदेशों में फंसा दिए गए, उनको ये छूट नहीं मिली हुई है। राकेश जी, बस अब हो गया, बस अब हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विदु जी आऊंगी आपके पास, लेकिन मैं पहले कमेंट लेना चाहूंगी प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपने सुना, ठीक है, अन्य मुद्दे भी है, लेकिन ये मुद्दा भी बहुत जरूरी है। देखिए, करोड़ों का गड़बड़ झाला इसमें सामने आ रहा है और पूछताछ जो है वो ईडी कर रही है। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है देश के लिए जानना कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस पूरे मामले में संलिप्त है या नहीं? देखिए, मेरी 2 बातें इसमें। एक तो जो इस समय हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 बात, अभी हमारे बीजेपी साथी जो कह रहे थे कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि पिछले 8 सालों में बीजेपी की सरकार रही है, अनेक राज्यों में रही है, तो उसने ऐसे कितने बीजेपी नेताओं को करप्शन के मामले में पकड़ा है? ये क्या बीजेपी में आने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता साफ सुथरा हो जाता है कि क्या आपकी बीजेपी पूरी गंगा जल है? प्रदीप जी, वो तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ मामला है या किसी को लगता है कि भ्रष्टाचार है तो कंप्लेंट करें। तो निष्पक्ष भूमिका में आप विदु जी, एक सेकंड, विदु जी आपके पास आ रही हूँ मैं, संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए, आ रही हूँ। वो ये हमेशा रहेगा, जब से रहेगा मुद्दा रहेगा, ये आपका एजेंडे में है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, थोड़ा संयम रखिए, आ रही हूँ आपके पास। सरकार में अन्य राज्यों में जो भी बीजेपी सरकारें हैं और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रही है, आपने ऐसी कौन सी निष्पक्ष कार्रवाई करी है कि क्या आपके बीजेपी में आने के बाद जो भ्रष्टाचार के जो भी आरोप रहे हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके तमाम आरोप कहाँ चले? ये मुद्दा बहुत लंबा चले जाएगा। जिस मुद्दे पर मैं ये कहना, ये मुद्दा है और इसमें कोई ईडी अपना काम कर रही है और ये इसमें कोई दोहराई नहीं कि आगे अच्छा, आप भी देश की जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका भी ये मानना है कि जो ईडी है वो सरकार का मुखौटा है? नहीं, ईडी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय ईडी और सीबीआई का मुखौटा थी। इनका ये है, लेकिन अगर कोई पाक साफ है प्रदीप जी, तो उसको डरने की क्या जरूरत है? नहीं, डरने वाली कोई बात ही नहीं। देखिए, इसमें जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो जिस तरीके से राहुल गांधी तक ये आज ईडी ने उनको बुलाया है, पिछले 8 साल में पहली बार वो प्रेजेंट हुए हैं, और जिस तरीके से उसमें उनको डरना नहीं चाहिए था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे आगे सोनिया गांधी जी तक भी ये बात आएगी और ये पूरा मामला कई लंबे समय तक चलेगा। मैं जिस तरह से आपकी तरफ ध्यान देना चाह रहा हूँ, जो मेरा देश, हमारा देश जिस हालात से गुजरा है उस पर भी लगातार ध्यान देने की जरूरत है हमारी दोनों पार्टियों को। विशेष तौर से दोनों बहुत ही जिम्मेदार पार्टी है और जिस पूरे वर्ल्ड जो जिस तरीके से हमें देख रहे हैं, वो कम से कम मेरा व्यक्तिगत मामला, देखिए ये विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये तो है ही। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा जिस तरह से हम आपस में जो मैसेज दे रहे हैं, ये अपना काम उसमें चलता रहेगा। और जिस तरीके से हमारे पास जो तमाम अपनी पैरवी कर रहे हैं अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता, वो तो अपने करते रहे। लेकिन ऐसे मैं जो जिस तरीके से एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि तमाम ऐसे इशू है जिस पर एक आम भारतीय का दर्द भी छुपा हुआ है। नेशनल हेराल्ड का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार की सबसे टॉप जिसे कहते हैं, गांधी परिवार पर अगर सबसे बड़ा हमला है तो यही हमला है। और उसको उनको गांधी परिवार को भी चाहिए कि वो बिल्कुल एक निष्पक्ष भावना से उसमें सरकार का सहयोग करे, ईडी का सहयोग करे, इसको राजनीतिकरण ना होने दे, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जिस समय देश के हालात बने हुए, क्या वास्तव में दोनों पार्टियां अपनी जिम्मेदारी को, महत्वपूर्ण सवाल है। इसके हालात में गलत क्या है, क्या गलत हो रहा है? देखिए, नहीं गलत, देखिए गलत और सही क्या आप देखिए, मैं इसकी बात नहीं कह रहा। क्या गलत हो रहा है ये तो बताइए ना। देश के हालात तो सबसे नहीं, आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 8 साल में आपकी सरकारों में आपके क्या आपकी पार्टी के सारे नेता सब ईमानदार है? गंगा जल में नहाए हुए हैं। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो इसकी भूमिका कहाँ है आपकी?
लेकिन आपकी ईडी ने, आपकी जो ईडी अपना काम करी, क्या उसको बीजेपी बिल्कुल गंगाजल नजर आती है क्या? जितने भी नोटिस जारी हुए पिछले 8 सालों में, आप उसका लगाइए। देशभरों के जितने मामले दर्ज कराए गए पूरे देश, लेकिन बीजेपी तो इस पे यही कह रही है ना कि आप कंप्लेंट कीजिए, अगर आपको भ्रष्टाचार कहीं पर नजर आता है तो कंप्लेंट कीजिए ना, FIR कराइए। ये भ्रष्टाचार है, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी किस तरीके से कह रही कि हम बिल्कुल निष्पक्ष भूमिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करिए, ये एक तर्कहीन बातें हैं। बीजेपी को भी पता है कि पिछले 8 सालों में उसने किस तरह की कार्रवाई करी है। अगर निष्पक्ष भूमिका में एक भी बीजेपी नेता बताइए तो उन्होंने निष्पक्ष कार्रवाई करी है। हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें ओंकार जी, विदु जी आ रही हूँ, थोड़ा समय मुझे दीजिए। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है विदु जी आ रही हूँ, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। कोई ऐसी कार्रवाई जिसपे लोगों का भरोसा मजबूत हो सके। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको थोड़ा बताना पड़ेगा ना। ठीक है, नहीं मतलब अपराधियों के भरोसों को मजबूत करें, ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अपराधियों बात साफ है, वो तो पूछताछ के बाद सामने आ ही जाएगा। जिस तरीके से प्रदीप जी, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेंट की है, और अगर बीजेपी का कोई नेता करप्ट है तो उसके ऊपर भी, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कीजिए। करो तो सही, ये काम तो विपक्ष का है ना, ये काम जिस तरह से इस मामले में, विदु जी एक सेकेंड, जिस तरीके से राकेश जी एक सेकेंड, जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क पर आई है, देश के कई मुद्दे ऐसे हैं, क्या आपने देखा कि इस तरीके से कांग्रेस सड़क पर आई हो? देश के अन्य मुद्दे जो आप जरूरी समझते हैं देश के लिए, क्या उन मुद्दों पर कांग्रेस इस तरीके से सड़क पर आई है जिस तरीके से इस मुद्दे पर आई है? उन तमाम मुद्दों पर भी आना चाहिए ना। नहीं देखिए, मुद्दे पर समय समय मैं कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की पैरवी कर रहा हूँ। कांग्रेस ने समय समय पर मुद्दे उठाए, कांग्रेस की जितनी अपनी हैसियत है, आज कांग्रेस की जो हालात है वो आप सब हमें जानते हैं। कांग्रेस अंदर से कितनी टूट चुकी, बिखर चुकी, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड मुद्दे की, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गांधी परिवार कोई कितनी भी ताकतवर हो, कितनी हैसियत रखता हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में जो दर्द दिखा है, वो एक आम भारतीय के दर्द को कई बार नजर नहीं आता है। तो यही कहीं न कहीं परिवारवाद की जो गांधी परिवार का जो रहा है, लेकिन उसके पीछे राजनीति देखे, ये तो बीजेपी के लिए भी वही बात हो जाती है। तो बीजेपी में जब कई बार जब मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, तो उस समय भी तो पूरे देश में मतलब बीजेपी उतरी थी। मोनिका जी सिर्फ 30 सेकंड का समय मुझे आंकड़ों के साथ कुछ बात बताने के लिए दीजिए। आपको पूरा समय दूंगी। ओंकार जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ क्योंकि काफी देर से वो भी बैठे हैं। ओंकार जी, ईडी पर सवाल खड़ा करना, क्या ये कितना सही है? क्योंकि आपने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। अगर किसी को समन भेजा गया है या फिर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, तो इसमें क्या गलत है? जो सही है वो सही है और जो गलत है वो तमाम चीजें जो है वो जनता के सामने आ जाएंगी। इसमें ये कहना कि ईडी जो है वो किसी सरकार का मुखौटा है, किसी पार्टी का मुखौटा है, ये कितना सही है? ओंकार जी, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका वॉल्यूम ठीक कराती हूं। राकेश जी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे राकेश जी? जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, मैं इनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। आप ये देखिए, इत्तेफाक इनका मैं अकेला नहीं रख रहा, कितना गजब का इसके बाद फिर आपके पास आ रही चल रहा है। मैं बात को पूरी कर लेता हूँ। बोलिए राकेश जी। पिछले 8 सालों के अंदर ऐसी कौन वो प्रक्रिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को ईडी के सम्मन भेजे जाते हैं? भाजपा के नेताओं को, जो इतने राज्यों के अंदर शासन है, देश के अंदर शासन है, किसी भाजपा के नेता को कोई ईडी का नोटिस नहीं भेजा जाता। अभी आज से 15 दिन पहले हमारे रोहतक के मेंबर पार्लियामेंट अरविंद शर्मा जी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 450 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं जी आप आरोप लगाइए, आप हम जांच बिठाएंगे। जांच बिठाने की बजाय हमारे एमपी को कल स्टेज की बजाय नीचे फर्श पर बिठा दिया जाता है। और मैं ईडी की आपको आधी मिनट के अंदर बात बता देता हूं। आज तक ईडी के अंदर जब से अस्तित्व के अंदर आई है, करीब 5350 मामले ईडी के द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसके अंदर 2014 से पहले महज 1300-1400 मामले जो थे वो सरकारों द्वारा
मैं ये जो टोटल मैं कह रहा हूँ दर्ज किए गए थे, और 2014 के बाद पिछले 8 साल के अंदर करीब 4000 मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये दुर्भावना एक आखिरी लाइन और सुन लीजिए, 4,500 केस 8 साल में दर्ज करने के बाद भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछिए कि ईडी के द्वारा जो आपने जांच करवाई है, जो आपने विपक्षी पार्टियों के ऊपर परेशान किया है, लोकतंत्र को कुचला है, कितने लोगों को जेल की शिक्षों के पीछे ले गए हैं, सिर्फ ये और बता दीजिए। ये ईडी ये तो अच्छी बात है ना, इस देश में किस प्रकार ये तो डेमोक्रेटिक इससे तो यही पता चलता है ना कि कानून सबके लिए बराबर है, और जो सच्चा है, जो पाक साफ है, वो आखिर में सच्चा ही रहेगा, चाहे कितनी भी जांच पड़ताल करवा ली जाए। ये तो अच्छी बात है ना फिर राकेश जी। ठीक है रावल जी, ये एक कॉमन मुझे आवाज इको हो रही है। मुझे समय दीजिए, एक सेकंड विदुषी, आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड ओंकार जी, मुझे तुरंत जवाब देने दीजिए। एक बार उन्होंने सवाल पूछा है मुझसे, ठीक है, मैं अभी तुरंत जवाब दे देता हूँ। मेरे बाद ओंकार जी आ रहे हैं। ओंकार जी, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन कांग्रेस ही फैलाया करते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है जब सत्ता में होती है, जब सत्ता से बाहर होती है तब दुष्प्रचार करती है। भ्रष्टाचार और दुष्प्रचार ये दो एक साइकिल का खेल है इनका, ठीक। और अब स्वीकार करते हो, हंस भी रहे हैं, खैर अच्छी बात है। तो ये एक कॉमन बात फैलाते हैं। ये कितने लोगों को कार्रवाई की, कितने भ्रष्टाचार। तो आप सुनिए एक बार नोट कीजिए, कागज पेन लेकर नोट कीजिए, बताऊंगा आपको। देखिए अभी यही ऐसा ही सवाल जो है हमारे विश्लेषक साहब भी पूछ रहे थे कि जी बीजेपी वालों को क्यों नहीं पकड़ती। अरे साहब, बीजेपी वालों पर कहां कहां कंप्लेन है ये तो बताओ। आप जैसे लोगों ने कहां पर खोजी पत्र बीजेपी के सांसद चिल्लाकर बोल रहे हैं कि आपके सरकार में इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? क्या खुलेआम सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं, रोहतक में उन्होंने बोला है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, जिम्मेदार लोग बोल रहे हैं। रुक जाओ, शांत हो जाओ। तो अभी प्रदीप नारंग जी ने भी जो सवाल उठाया और राकेश जी, नो वंडर की दोनों में सहमति भी बन गई। तो इसलिए पहली बात तो कंप्लेन हो गई। आप बोले तो मोनिका जी मुझे समय दीजिए। विदु जी देखिए, विदु जी एक सेकंड, मैं डाटा दे रहा हूँ, विदु जी मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। आप ठीक है, आप डाटा दीजिएगा ओंकार जी, क्योंकि ओंकार जी से मैं सवाल कर रही थी, आवाज उनकी नहीं आ रही थी। विदु जी आपके पास दोबारा मैं आऊंगी, पूरा समय आपको दूंगी। ओंकार जी अपनी बात पूरी कीजिए। ईडी पर सवाल खड़े करना कितना सही है? मोनिका जी, ईडी को पूरा राइट है, वो किसी को भी बुला सकती है, लेकिन जब किसी को बुलाया जाता है तो उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने आप को पाक साबित करने के लिए अपना पक्ष रखे, मजबूती से रखे। जहां तक नेशनल हेराल्ड का केस है, एक अखबार का केस है, इसमें मैं मानता हूं 5000 करोड़ या 2000 करोड़ की संपत्ति इन्वॉल्व है, लेकिन इसके अंदर ये इतना महत्वपूर्ण इशू नहीं आप कह सकते। आज आप देख लो कश्मीरी पंडितों की क्या पोजीशन है, वहां पे सरकार को चिंता नहीं है। आपने मेरे से भी डिबेट होती है ना, आप बैठे होंगे डिबेट शो में, उस पर भी डिबेट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देश की पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए अगर कोई भ्रष्टाचार किया गया है तो? मोनिका जी, या फिर अगर कोई पाक साफ है, कोई निर्दोष है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मोनिका जी मेरे को बोलने देंगे तभी तो बोलूंगा। बोलिए ओंकार जी। मैंने ये तो बोला ही नहीं। आपने मेरे से सवाल पूछा था क्या ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसके मामले में मैं इसमें शंकाग्रस्त हूं। आज जो पोजीशन है विरोधी विपक्षी नेताओं के ऊपर, जिस तरह से ईडी के, सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं, ये अमूमन कांग्रेस के समय काल में भी होता था, लेकिन आज ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है। आपने बोला कि अगर ऐसी किसी को शिकायत आप बीजेपी के नेता के खिलाफ, तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। क्या मोनिका जी आप भरोसा देती हैं ऐसी शिकायत की जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी? मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा में कितने घोटाले हुए, शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, चना घोटाला हुआ। शराब घोटाले में एसआईटी बनी, एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं सार्वजनिक पहुंच की। आप क्या विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास दिलाते हो किसी बीजेपी के नेता के ऊपर अगर आरोप लगेंगे तो उसकी जांच होगी? मैं नहीं मानता। हाँ, अगर कांग्रेस के अध्यक्ष को बोलिए मोनिका जी, बोलिए ओंकार जी, बोलिए। चलिए ठीक है मोनिका जी। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप?
मोनिका जी, मुझसे आपने मुझे रोका था, आपने मुझे रोका था। ठीक है, जवाब दीजिए विदु जी, बोलिए। जी, तो पहली बात तो मैं ओमकार जी की ज्यादातर बातों से सहमत हूं, बस उनकी किम कर्तव्य विमूढ़ता से मैं सहमत नहीं हूं। वो करना कुछ नहीं चाहते, डिबेट में बैठकर उल फजूल आरोप लगाना चाहते हैं। कागज पेन लेकर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, शिकायत करो, लेकिन शिकायत करने से पहले ये आपसे एश्योरेंस मांग रहे हैं कि मैं शिकायत तब करूंगा जब मेरी शिकायत पर कार्रवाई होगी। लेकिन इनका दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य से किरीट सोमैया जी ऐसे नहीं थे। किरीट सोमैया जी, जिन्होंने 2010 में CWG स्कैम उठाया और उसके बाद सुरेश कलमाड़ी को जेल हुई, वो ऐसे नहीं थे। दुर्भाग्य से सुब्रमण्यम स्वामी जी वो इस मत के नहीं थे जिसके प्रदीप नरूला जी हैं। उन्होंने जो है जाकर हिम्मत की, कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की और पहले नेशनल हेराल्ड केस और उसके बाद ऑगस्टा वेस्टलैंड केस, दोनों के अंदर माँ और बेटा जो है, नेशनल हेराल्ड में माँ और बेटा और ऑगस्टा वेस्टलैंड में माँ जी जो है जमानत पर बाहर हैं आज। ऐसा नहीं थे कि ये किम कर्तव्य मोड़ करूंगा मैं कुछ नहीं। आरो एक मिनट, मुझे अभी कुछ केस के बारे में भी बताना। मोनिका जी, केवल 1 मिनट दे दीजिए मुझे, केवल 1 मिनट अनइंटरप्टेड, मैं नकाब उतार दूंगा अभी। इसी प्रकार से रविशंकर प्रसाद जी ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी कोयला घोटाले पर शिकायत दर्ज करने से पहले। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ये बड़े जोरों से पूछते कि क्या हुआ। आपको बता दूं 136 जो खदान जो ऑक्शन हुई थी, उनमें से सारी की सारी ऑक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कम फर्स्ट बी सर्व्ड पर रोक लगाई। उनमें से केवल 26 खदान को अनुमति दी ऑक्शन करने की, और उन केवल 26 खदान जो मुफ्त में गई थी, उन 26 खदान से हरियाणा नहीं भारत की सरकार को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्न हुआ है। यानी कहां तो मुफ्त में भी हुई थी। 136 में से केवल 26 खदान के ऑक्शन में ही जब दोबारा भी ऑक्शन हुई तो 20,000 करोड़। तो रविशंकर प्रसाद जी ने तो कहीं नहीं कहा था कि भाई पहले मेरी सरकार आएगी तब मैं कंप्लेन करूंगा। फिर ये कहते हैं अरे कांग्रेसियों पर कार्रवाई हो रही है, भाजपाइयों पर क्यों नहीं हो रही? अरे कोई कंप्लेन तो लाओ जबरदस्ती। और लेकिन बड़ा अच्छा कारण है। लेकिन विदु रावल जी, क्या ये वाकई अचंभे वाली बात नहीं है? अचंबा दूर करूंगा मैं। अचंबा पहले होता था, लेकिन देश की जनता को समझ आ गया ये सभी जो विपक्षी पार्टी हैं और इनका जो इकोसिस्टम है, ये मिले भगत कर देश के संसाधनों को लूट रहा है, इसलिए इनको सत्ता से बाहर निकाला। आपका कहना कि केवल विपक्षियों पर कार्रवाई हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आपसे पहले देश की जनता ने समझ लिया कि आप देश को लूट रहे हो, इसलिए आपको विपक्ष में पहुंचाया। और अब जब विपक्ष में पहुंचे हुए हो तो आप पर जो पुराने सारे मामले उन पर हो रहा है। बफोर्स के मामला आने तक राजीव गांधी जी जीवित नहीं रहे थे, लेकिन बफोर्स के अंदर कोई घोटाला नहीं हुआ क्या? 200 करोड़ रुपए खर्च करके 64 करोड़ के घोटाले को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अंत तो गतवा निकला क्या? इस प्रकार से जो क्योंकि समय का अभाव है विदु जी, समय का अभाव है, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। बेशर्मी है कि सभी से मुझे लास्ट कमेंट लेने हैं। ये बेशर्मी है कि इधर उधर की बात करना। जब आप पर आरोप लगे, सबसे पहला काम, एक उदाहरण है छोटा सा जल्दी से के बारे में। 1996 में लाल कृष्ण आडवाणी जी दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर रैली कर रहे थे। रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, उनको नहीं पता था, उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। किसी पत्रकार ने खड़ा होकर कहा कि जैन की जो डायरी मिली है हवाला कांड में, उसमें कहीं इनिशियल्स LK लिखे हुए हैं, तो LK का मतलब लाल कृष्ण है क्या? उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने कहा मैं अभी के अभी अपनी सदस्यता से जो है त्याग पत्र देता हूं और जब तक पाक साफ नहीं निकलूंगा वापस चुनाव नहीं लड़ूंगा। और बाद में पता चला कि ओंकार जी नहीं थे वो। ठीक है ओंकार जी, लास्ट कमेंट जल्दी से आपका भी। ओंकार जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, सार्वजनिक जीवन में ओंकार जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सार्वजनिक जीवन में मापदंड उच्च होने चाहिए। 1 सेकंड विदु जी प्लीज, समय का अभाव है। प्रदीप जी जल्दी से अपना लास्ट कमेंट। प्रदीप जी। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ काफी इंक्वायरी चल रही है, कांग्रेस के नेता है, और उसके बाद जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद खट्टर साहब कहते हैं कि कुलदीप जी भी अगर बीजेपी में आते हैं उनका स्वागत है। बीजेपी का जो मानसिकता है, जिस तरीके से करप्शन को लेकर ये लोग बता रहे हैं कि बीजेपी में उनका स्वागत भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है, तो ये इस तरह की अजीब सी परिभाषा भ्रष्टाचार। ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी जल्दी से लास्ट कमेंट। नहीं इंक्वायरी चल रही है, आप नोट कर लीजिए।
चलिए, क्योंकि वक्त का अभाव है, आप सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो ईडी अभी पूछताछ करेगी, ये मामला लंबा खींचेगा और देखने वाली बात ये रहेगी कि गांधी परिवार को, कांग्रेस को इस मामले में राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती है। फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।